Yes, please. Good morning, everyone. So, today is our first lecture on paper number 5. ग्रुप 2 के अंदर आप लोगों का जो पेपर नंबर 5 है दैट इज रिगार्डिंग ऑडिटिंग एंड एथिक्स को लेकर। सो मेरा आज का जो लेक्चर है फर्स्ट थोड़ा ही कंटेंट करेंगे, थोड़ा ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा बिकॉज आज हम एक बेसिक थीम समझेंगे पहले तो कि अल्टीमेटली सर ऑडिटिंग अपने आप में है क्या, एंड स्पेशली जो पहले एज पर द ओल्ड स्कीम यही टॉपिक यही सब्जेक्ट अपने आप में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस हुआ करता था। लिटिल बिट चेंजेस आपके मई 24 से मतलब कमिंग ऑन पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग टू सर यहाँ पे जो टॉपिक चेंज कर दिया गया दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। क्लियर? सो वन बाय वन सारी टर्मिनोलॉजीज को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ऑडिटिंग है क्या। क्लियर? और ये मानकर चलना कि मेरा आज का ही लेक्चर द बेसिक लेक्चर जो आपका नंबर 1 है ये एक ओवरऑल थीम डिफाइन करेगा एंड कुछ सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं पहले से पॉइंट्स बताऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे एंड क्या क्या थिंग्स आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। थोड़ी सी हम लोग इसमें डिस्कशन रिगार्डिंग द सिलेबस भी करने वाले। क्लियर? सो सबसे पहले सर हमारे जो सब्जेक्ट का यहाँ पे नेम है दैट इज पेपर नंबर 5 जो आपके कंप्लीट 100 मार्क्स की क्या रखेगा, वेटेज रखेगा एंड 100 मार्क्स में अगेन 30 मार्क्स के आपको क्या मिलेंगे सर, एमसीक्यूज मिलेंगे एंड 70 मार्क्स का पेपर क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव। क्लियर? एंड नॉर्मली जब से ये डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों हुए हैं तब से वेटेज अल्टीमेटली मार्क्स की जो इंपॉर्टेंस है या मार्क्स स्कोर करने का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अदरवाइज वन ऑफ द मेन अगर मैं मार्क्स कट करने वाले पेपर की बात करूं जिसमें से सबसे नंबर कम आते हैं थ्रेटिकल बेस में जो कवर होता है दैट इज द पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स। और बेसिकली वैसे भी आईसीआई का फेवरेट सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग करना ही तो एक सीए का मेन क्या है, काम है। तो इसमें वो बहुत रिफाइननेस मांगते हैं, बड़ी अच्छी मतलब वेकेबलरी, नॉट एज कंपेयर टू लॉ। लॉ में तो फिर भी चल जाती है, लॉ में तो फिर भी आपकी नॉर्मली जो वोकेबलरी है वो कैसी है सर, काइंड ऑफ केस स्टडी बेस्ड है। यहाँ पे आपको थोड़ी बुकिश लैंग्वेज क्या करनी होगी, ज्यादा रिफाइन करनी होगी। एंड जो बुक्स आपको इशू की गई हैं, जो बुक्स आपको प्रोवाइड की गई हैं सर, आप इनको बुक्स कह लो या मॉड्यूल कह लो पॉइंट से, बिकॉज आज की डेट में जितने पब्लिशर्स हैं, जितनी बुक्स मार्केट में चल रही हैं, सारी की सारी बुक्स मॉड्यूल की डिटो कॉपी। अब ये कह लीजिए कि आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो या कोई पब्लिशर की बुक पढ़ रहे हो, दैट इज सेम। हालांकि मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है, यही पब्लिशर यही राइटर की बुक जो पहले थी इतनी इजी लैंग्वेज में, बट वही बात है कि जब बच्चों के नेक्स्ट के मार्क्स नहीं आते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फील होती है और आईसीआई बिल्कुल मॉड्यूल की लैंग्वेज मांगने लग गया। एज इट इज तो कोई नहीं लिख पाएगा बट एटलीस्ट 70-80% हम क्या करें, उस लैंग्वेज को रिटेन करें जैसा आईसी आपसे प्रिडिक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है। तो सारे पब्लिशर्स ने जितनी ए बुक बी बुक सी बुक मेरे पास सारी सारी पढ़ी। कई बार सोचा किसी टॉपिक की समरी कहीं ना कहीं से बनाकर कोई इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दी जाए, हर जगह ही मॉड्यूल है। तो इसीलिए द लेटेस्ट बैच जो पहले भी आपसे गोइंग ऑन है सितंबर 24 के लिए, सेम बुक इज गोइंग ऑन एंड फ्रॉम द लास्ट 10 years वी आर फॉलोइंग दिस बुक ऑन। क्लियर? बड़े अच्छे वे से कंटेंट्स को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। बट अब तो मॉड्यूल की ही कॉपी हो गई, अब तो पॉइंट इनका तो रहा ही क्या, राइटर का खुद का कंट्रीब्यूशन तो रहा ही क्या। अदरवाइज जो इनकी वेल एस्टेब्लिश्ड बुक मानी जाती थी सीए सुरभि मैम की, अल्टीमेटली जिनसे हमने भी रीड आउट किया, हमने इनकी बुक्स फॉलो करी और काफी साल से 8-10 साल से तो पर्टिकुलरली नेक्स्ट आगे टीच भी क्या कर रही है, सुरभि बांसल बुक ही पढ़ा रहे हैं। सो नॉर्मली सर पॉइंट ये है कि हम तो मॉड्यूल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक बुक की शेप ले चुका। तो यहां पे तुम्हारे पास पहली बात तो टॉपिक का जो नाम है, सब्जेक्ट का जो नेम है दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग एंड वर्ड क्या है सर, एथिक्स। अब पॉइंट ये है, ऑडिटिंग तो हम लोग पहले भी करते थे एंड ऑडिटिंग करना ही तो मेन सीए का एक नेक्स्ट आगे वर्क है। एक स्कोप ऑफ वर्क की अगर मैं नॉर्मली बात करूं, हमारे स्कोप ऑफ वर्क में द प्राइम फंक्शन जिसके नाम से सीए जाना जाता है दैट इज द वर्ड कॉल्ड एज ऑडिट।
तो यहां पे टॉपिक ये आया कि सर ऑडिटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस। अगर ध्यान से समझो, ऑडिटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर अपने वेरियस प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्लान्स एंड ऑल ऑप्ट करते हुए एक एंटिटी का नेक्स्ट आगे ऑडिट कंडक्ट करता है। एंड इस प्रोसेस के जरिए एक ओपिनियन क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। सर ओपिनियन ऑन व्हाट? अबाउट द सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए मुझे रखा गया। जिस भी चीज का मैं एक्सपर्ट हूं, उस चीज के ऊपर ओपिनियन प्रिस्क्राइब करने के लिए मुझे जो अपॉइंट किया गया, मुझे जो एंगेज किया गया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ओपिनियन। एंड ओपिनियन के जरिए मैं अपने यूजर्स को क्या दिलवाने की कोशिश करता हूं, दैट इज एश्योरेंस। एश्योरेंस मीन्स इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए, विश्वास। कि सर अल्टीमेटली ऑडिटिंग करना जस्ट अपने आप में क्या है, एक एग्जामिनेशन करना, एक चेकिंग करना ऑफ द वेरियस थिंग्स इन द एंटिटी जो गोइंग ऑन है। बट अल्टीमेटली सर लोग मुझे ही क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, स्पेशली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? यही बात मैनेजमेंट ने एफएस बनाई तो है। मैनेजमेंट ने सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन खुद बनाई, प्रिपेयर करवाई, तो बेटर है कि वो खुद बता दें यूजर्स को कि हमारे साल की पिक्चर ये, हमने साल की इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कमाई, इस साल हम लॉसेस में हैं। बट यूजर्स मैनेजमेंट की बात नहीं मानती। यूजर्स क्या कहते हैं कि एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सन अपॉइंट किया जाए जो हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करे। व्हाट डू मीन बाय एश्योरेंस? एश्योरेंस मींस एक विश्वास दिलवाए कि वट एवर इज गोइंग इन द कंपनी, दैट एवरीथिंग इज फाइन। एंड दैट एश्योरेंस इज गिवन बाय अस, दैट आर कॉल्ड एज सीएसआर। क्लियर? तभी नॉर्मली लोग हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, वेरियस एंटिटीज हमें लोग अपने को अपॉइंट करती हैं कि सर यू आर द एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यू आर द एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। आपसे बेहतर अकाउंटिंग कौन जानता होगा? आपसे बेटर ऑडिटिंग अप्रोचेस के बारे में किसको पता होगा कि हाउ टू वेरीफाई द थिंग्स, हाउ टू वाउच द थिंग्स, कैसे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को वेरीफाई किया जा सकता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। क्या पता सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोगस बनाई हो, क्या पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन करी हो, एंड किसी तरह की फॉल्सिफिकेशन करते हुए सर क्या पता वैल्यूज को इन्फ्लेट या डिफ्लेट किया हो, हमें क्या पता। और बेचारे तेरे यूजर्स कहां बैठे हैं? यूजर्स तो बैठे हैं बाहर। वो तो बेचारे पैसा लगा के चले गए, एंटिटी रन कौन कर रही है? मैनेजमेंट। नाउ व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग, क्या सही कर रही है, गलत कर रही है, हमें क्या पता, हमें क्या भरोसा। तो पहली चीज, इस प्रोसेस को एक बेटर वे से बनाए रखने के लिए, इस प्रोसेस को ईमानदार बनाए रखने के लिए आईसीआई ने बैकग्राउंड से कोड ऑफ एथिक्स क्या करे, प्रोवाइड करे कि देखो सिंपल सी बात, पर्सन किसी का भरोसा नहीं है। हम बेशक अपने स्टूडेंट को बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, अपने मेंबर को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बट क्या पता कल को वही किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए, वही गलत प्रैक्टिस में चला जाए, इमोरल थिंग्स करनी शुरू कर दे। दैट इज वाई बैकग्राउंड से आईसीआई ने कोड ऑफ एथिक्स क्या किए, इशू किए। जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, लॉ के प्रोफेशन में, हमारे सीए के प्रोफेशन में, सीएस के प्रोफेशन में, एवरी बॉडी, एवरी रेगुलेटरी बॉडी, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हर रेगुलेटरी बॉडी ने अपने कोड ऑफ एथिक्स क्या करे हुए हैं, इशू करे हुए हैं। एंड यू हैव टू फॉलो देम। अल्टीमेटली कल को अगर आप अपनी सीए प्रैक्टिस करते हैं, कल को ये ऑडिटिंग अप्रोच यूज करते हैं, सर आप अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। जो एक डेकोरम, जो एक कर्टेसी आपको किसने प्रोवाइड की हुई है, आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की हुई है, उसी डेकोरम में रहते हुए, उसी कर्टेसी को फॉलो करते हुए आपको ये ऑडिट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। तभी तो डे बाय डे स्टैंडर्ड्स पे स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंट्स में आप लोग क्या पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेम थिंग आप, ये पूरी बुक जस्ट एक वर्ड है, स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और कुछ नहीं पढ़ना। आप लिटरली मानना, इन पूरे चैप्टर्स में जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट होगा सब कहां से निकले हुए हैं, स्टैंडर्ड्स से। कुल मिलाकर जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग के भी क्या बनाए गए, स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और पहले ही स्टैंडर्ड में मैंडेट कर दिया गया कि ऑडिटर जो भी ऑडिट करेगा एज पर स्टैंडर्ड्स करेगा। जिसको तुम कहते हैं ना, टू मेक अ यूनिवर्सल अप्रोच, यूनिफॉर्म अप्रोच, कि ऐसा ना हो। पहली बात सर, एक बात बताओ, ऑडिट करना साइंस है या आर्ट?
साइंस है या आर्ट? इट्स बेसिकली आर्ट बिकॉज एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच। माइट बी जो चीज तेरे लिए मटेरियल है मेरे लिए नहीं है, तुम्हारी ओपिनियन उस चीज के लिए कुछ और है, मेरी ओपिनियन कुछ और है। तो इसको साइंस में लाया गया, इन द सेंस इसको कन्वर्ट किया गया, बोथ करा गया कि सर अगर इसको बिल्कुल एज एन आर्ट वर्ड यूज कर दिया फिर तो हर ऑडिटर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। टू मेक अ यूनिफॉर्म अप्रोच फॉर द ऑडिटिंग, दैट्स व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर मेड। ऐसे ही कहता हमें हमें हमारे मेंबर्स में भरोसा नहीं है, सिंपल सी बात। इनका कुछ नहीं पता, पढ़े लिखे सारे हैं, कल को कुछ कह भी नहीं सकते। हमारी ओर से डिग्री दी हुई है, मेंबर हमारे बने हुए हैं। अब क्या पता कोई पर्सन कल को कैसी अप्रोच यूज करे, कैसा ऑडिट करे। मैं कहा सर देखो ये तो फिर कल को गलत चीज हो सकती है। तो आईसीआई ने सेफर साइड ये ऑडिटिंग अप्रोच को एक कॉमन अप्रोच देने के लिए, यूनिवर्सल अप्रोच देने के लिए, सो दैट कि हर पर्सन डेविएट ना करे, हर पर्सन अपनी मनमर्जी ना करे। बिकॉज अगर सीएज ही मैनिपुलेट करना शुरू कर गए देन अल्टीमेटली सर फिर तो मैनेजमेंट क्या सीए क्या सब एक बराबर। झूठ वो भी बोल रही थी, झूठ आप भी बोल रहे हो, फिर तो जो मैनेजमेंट कह रहे थे सही तो है। अगर मैंने आपको इतनी ओपन फ्रीडम प्रोवाइड कर दी, जो आईसीआई का मानना है एथिक्स को लेकर कि मैंने अगर इनको कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड नहीं करे, ये तो सर अपने एथिक्स बना लेंगे, ये तो अपने आप में परमात्मा बन के घूमेंगे कि सर हमने जो करा बिल्कुल सही करा, हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है, हमारे अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है। जबकि माइट भी वहां पे ओपिनियन कुछ और जाननी चाहिए थी, वहां पे एश्योरेंस किसी और वे से आपको शो करनी चाहिए थी। दैट इज वाई दे मेड द वर्ड कॉल्ड एज एथिक्स, कि हमारा पर्सन एक प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते हुए ही अपनी ऑडिटिंग अप्रोच को क्या करे, यूज करे। वो अपने अपने पॉइंट्स के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, मैनिपुलेट ना करे, जैसा आपको सही लगे आप अल्टीमेटली एथिक्स को फॉलो करते हुए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये ऑडिटिंग अप्रोच क्या करेंगे, यूज करेंगे। पढ़ते पहले भी थे एथिक्स, ऐसी बात नहीं कि एथिक्स पहले नहीं थे। इंटर के सिलेबस में जो ये टॉपिक्स, ये जो टॉपिक चैप्टर नंबर बनाया गया एथिक्स का, ये पहले ना सारे टॉपिक्स में मिक्सअप था। अब उसकी वेटेज थोड़ी अलग कर दी गई कि एथिक्स के नाम से 5 से 8 नंबर का पेपर आएगा ही आएगा। उल्टा बढ़िया चीज है। जहां पहले अवॉइडेंस हो गई थी, जहां पे पहले वेटेज मर्ज हो गई थी, अब आपके लिए वेटेज वो क्या हो गई, अलग हो गई कि 5 से 8 नंबर का वही कंटेंट, कुछ अलग तो पढ़ना नहीं, वही कंटेंट आपका कहाँ चलेगा दोबारा, अलग से 5 to 8 मार्क्स में मिलेगा मिलेगा। इसीलिए एथिक्स की इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं, टू मेक देयर प्रोफेशनल्स अपडेटेड, टू मेक देयर प्रोफेशनल्स अ प्रॉपरली बिहेव्ड पर्सन, जो अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर? नाउ द वर्ड इज, यहां पे जो आपने ऑडिटिंग यूज कर, इन सिंपल सेंस पहली बात सर, ऑडिट क्या सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही होगा? ऑडिटिंग टर्म अपने आप में क्या चीज है? ऑडिटिंग इज बेसिकली एग्जामिनेशन किसी भी चीज। हमने कब कहा कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही ऑडिट होता है? सर ऑडिट करवाने को मैनेजमेंट का ऑडिट करवा लो, ऑडिट करवाने को ऑपरेशनल ऑडिट करवा लो, एनवायरमेंट ऑडिट करवा लो, पोल्यूशन ऑडिट करवा लो। ऑडिट वर्ड वेरियस फील्ड्स में यूज किया जाता है, वेरियस टेक्निकल टर्म्स में यूज किया जाता है, बिकॉज ऑडिट वर्ड इज जस्ट बेसिकली कॉल्ड एज क्या करना, एग्जामिनेशन। एंड वर्ड है एग्जामिनेशन करना, नॉट परफॉर्म करना। क्या ये डाटा मैंने प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर हो रखा हुआ मिलेगा, तुमने जस्ट उसको क्या करना है, वर्ड इज चेक। मैंने क्या करना है, एक वर्ड बोलते हैं ना उसको, एक वर्ड बोलते हैं सर, आपने जस्ट उसको क्या करना है, रिव्यू, एंड वर्ड इज रिपोर्ट। बस मेरा काम। अपने को जिस चीज की फीस मिलती है वो फीस किस चीज की मिलती है, रिव्यू एंड। बहुत पर्सन है, हर पर्सन गलत कहता है, बैलेंस शीट बनवानी है सीए के पास चले जाओ, या अल्टीमेटली गलतियां ढूंढवानी है सीए के पास चले जाओ, हमारा वो काम ही नहीं है। या कंप्लायंस करवाने हैं सीए के पास चले जाओ, हमारा वो बेसिक काम नहीं है सर। एक्चुअली हमारी प्राइम ड्यूटी है सिर्फ ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब एग्जामिन करना, एंड एग्जामिन करने का मतलब किया हुआ काम आपको मिलेगा, आपने जस्ट उसको क्या करना है, रिव्यू, रिव्यू करना है, एंड उसके ऊपर अपनी ओपिनियन क्या करनी है, वाया रिपोर्ट इशू कर देनी है कि मेरा नजरिया ये। नाउ द पॉइंट इज,
क्यों लोग अल्टीमेटली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं, या नॉर्मली हम कई किसी फील्ड में अगर नॉर्मली बात करें, किसी भी फील्ड में जिन फील्ड्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती, आपकी ऑलवेज ऑलवेज एक राय होती है किसी एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं, अपने को इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो बेटर है कि वो हमें सही गाइड करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम भी बात करें तो आप प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट करते हैं। अब कई बार ज्यादा सियाने बनने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं पता गलत प्रॉपर्टी परचेज कर ले। हम कहते हैं 2 पैसे देना अच्छी बात, कमीशन दे देंगे, बट कम से कम हमें नॉलेज सही मिले, एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है हम वो सुनना चाहते हैं। अब बेचने वाला तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सही बताएगा, बट मुझे उसके बारे में जानना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट से कि सर व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, क्या वो सही कह रहे हैं। अब मैनेजमेंट ने, अब सिंपल सा कहा, हम एक थीम वर्क शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट, लेट इट बी एक कंपनी है सर, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। एक्स लिमिटेड ने पर्टिकुलरली, पहली बात तो कंपनीज के केस में क्या है सर, कंपनीज के केस में ओनरशिप अलग हैंड्स में है, मैनेजमेंट अलग हैंड्स में। मेरी मैक्सिमम एग्जांपल पूरे ऑडिट में वर्ड क्या निकलेगा, कंपनी, क्योंकि यहां पे सबसे सूट करती हैं एग्जांपल्स। मैनेजमेंट के कई पॉइंट्स आते हैं बिकॉज मैनेजमेंट अलग हैंड्स में है और ऑनरशिप अलग हैंड्स में। ऐसी बात नहीं कि प्रोप्राइटरशिप के ऑडिट नहीं होते, या पार्टनरशिप के ऑडिट नहीं होते, ट्रस्ट सोसाइटी के ऑडिट नहीं होते, ऑडिट सबके होते। ऑडिट किसी का भी करवा लो, किसी एंटिटी का करवा लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, लीगल फॉर्म, स्ट्रक्चर, कैसी भी हो। एनपीओ का भी ऑडिट करवा लो तो भी पॉसिबल है, सब कर देंगे, पैसे दो। समझे पॉइंट। इन दैट केस पर्टिकुलरली सर, इन दैट केस ऑडिट कोई एक टर्म सिर्फ पर्टिकुलर किसी प्रॉफिट ओरिएंटेड के लिए यूज नहीं होती। किसी भी एंटिटी का नेक्स्ट आगे ऑडिट हो सकता है, वट एवर बी इट साइज, मे बी लार्ज स्केल की है या स्मॉल स्केल की है या मीडियम स्केल की है, इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा, ऑडिट किसी का भी हो सकता है। बट मेरी मोस्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट आगे जो वर्ड चलते हैं वो ऑलवेज क्या चलता है, कंपनी ज्यादा सूट करता है। कंपनी के केस में पहली बात, कंपनी के केस में सर, यहां पे जो मैनेजमेंट हायर्ड है, मैनेजमेंट जो हायर्ड है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। एक वर्ड आप यूज करते हो, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सीए, सीए का ऑडिट। एंड सीए जिस ऑडिट के लिए माना गया है, दैट इज द फाइनेंशियल ऑडिट, दैट इज द बैलेंस शीट ऑडिट, और कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। क्लियर। करने को सर ऑडिट हमारी वैसे भी स्कोप में बहुत सारे ऑडिट्स आते हैं, बट द मेन स्टैट ऑडिट की अगर हम बात करें, जिसके लिए हमारी अपॉइंटमेंट होती है ईयर बाय ईयर, दैट अपॉइंटमेंट इज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। बिकॉज मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए, पहली बात तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस 24/7 पूरा साल इन्होंने जर्नल, लेजर, अकाउंट्स बनाए, ट्रायल बनाने के बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन आया सर, दैट इज आपका एसपीएल कंपनी के पॉइंट से, एंड मेन वर्ड इज बैलेंस शीट। एंड नॉट ओनली दिस, इवन द नोट्स टू अकाउंट्स, द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इवन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। वो हमने कई वर्ड्स वहां पे रीड आउट किए, बट मेन कहने की बात एसपीएल एंड बैलेंस शीट। क्लियर। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वैसे भी बाय डिफॉल्ट इट्स द बेसिक ड्यूटी ऑफ, ये ड्यूटी बनती भी किसकी है, मैनेजमेंट। हमारी कभी ड्यूटी पूरे ऑडिट में, पहला लेक्चर है, पूरे ऑडिट में जिंदगी भर मत कह देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना सीए की ड्यूटी है। नो, हमारे स्कोप में कभी भी प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन नहीं आता। हमारे स्कोप में बस 2 वर्ड आते हैं, वो लिखे हुए हैं तुम्हारे, रिव्यू एंड रिपोर्ट। मुझे भाई साहब बनी हुई बैलेंस शीट्स मिलेंगी, बनी बनाई मिलेंगी, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने जस्ट उसको क्या करना है, एज पर द एप्लीकेबल जो भी उनके ऊपर फ्रेमवर्क है, लाइक कंपनीज हैं तो कंपनीज एक्ट। क्लियर। इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी है तो जीएसटी एक्ट, द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग टू जस्ट आपने क्या करना है, रिव्यू करना है, चेक करना है, एंड अपनी रिपोर्ट एंड अपनी ओपिनियन, अपना कहना, अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके आपने प्रोवाइड कर देना है टू द अपॉइंटर्स जिन्होंने मुझे रखा होगा। सर अब अल्टीमेट यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने बनाई, एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये किसको शो करना चाहते हैं, अपने यूजर्स को। यूजर्स कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स,
and stakeholders means every person who has any kind of stake in the company. That might be government, that might be the lenders, debtors, consumers, government हो चुकी, नेक्स्ट आ गया आपके एम्प्लॉयज। हर वो पर्सन जो कंपनी में किसी ना किसी वे से इंटरेस्टेड है। अल्टीमेटली आपकी मैनेजमेंट ने एफएस बनाई, एफएस के ऊपर अप्रूवल करी, अप्रूवल करने के बाद यूजर्स को दे दिया। अब यूजर्स कहते हैं सर ये हम कैसे मान लें कि ये बात सही है गलत है? हम कैसे मान लें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमने बनाई हैं पूरा साल पहले तुमने काम करा, तुमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्रॉ करी, तुम ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहे हो, हम कैसे बिलीव कर लें कि अपने आप में सही है या गलत है? हमें तो विश्वास ही नहीं आ रहा। कहते हम ऐसा करेंगे जी, यूजर्स ने क्या करा, एक आउटसाइडर पर्सन क्या करा, अपॉइंट करा, जिसको नाम क्या दिया, ऑडिटर। कि हम एक ऐसे पर्सन को, दैट पर्सन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। वाई द इंडिपेंडेंट? वाई द इंडिपेंडेंट? अगर यही पर्सन इन्फ्लुएंस्ड हुआ, फिर तुझे पैसे जरूरी देने थे, तेरे से बढ़िया फिर मैनेजमेंट कह तो रही थी कि हमने इतना कमाया, फिर वही मान लेते। तुम्हें अपॉइंट करने की मेन वजह क्या है? तुम लोगों की पोजीशन, तुम लोगों की वैल्यू क्या है? वो वैल्यू तब है अगर आप इंडिपेंडेंट होकर अपना क्या करेंगे, जजमेंट पास करेंगे, इंडिपेंडेंट होकर अपनी राय, अपनी ओपिनियन एक रिपोर्ट के जरिए क्या करेंगे, पेश करेंगे। अगर तुमने भी वही काम करने शुरू कर दिए जो मैनेजमेंट कह रही थी, फिर तो मैनेजमेंट का कहा हुआ ठीक था, तुझे इतने पैसे भी दिए, फीस भी पे आउट करी ऑडिट की, फिर ऑडिट करवाने का मोटिव क्या हुआ? कहते सर यूजर्स कहते हम कोई ऐसा पर्सन ढूंढेंगे, एक ऐसा पर्सन जो अपने फील्ड में क्या होगा, एक्सपर्ट। एंड आई थिंक सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम सुनते ही अपने माइंड में तो एक ही पर्सन आता है, दैट इज सीए। कि सर सीए से तो ऊपर कोई पर्सन है ही नहीं, इससे ऊपर तो कोई पर्सन बना नहीं कि जिसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की नॉलेज हो। आई थिंक सो हम तो मानते नहीं। अब अल्टीमेटली वही बात है कि अपने को वैल्यू अपने में कम लगती है, जब बाहर दूसरे पर्सन के सामने जाते तो पता लगता है कि अपनी वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। किसी दूसरे फील्ड वाले पर्सन से पूछकर देखो ना, अपने को तो लग रहा है क्या है, बैलेंस शीट में रहा टी शर्ट, उनसे यही तो बनती नहीं, इसी बात के तो पैसे ले रहे हैं। इन दैट केस चलो अभी जैसे घूमने गए, आउट ऑफ टाउन जाते हैं, कोई ना कोई रैंडमली पर्सन मिला, उनको पूछा जी आप क्या करते हैं, मैं कहा बाय प्रोफेशन सीए हूँ। वाह सर क्या हुआ, आपकी तो इंपॉर्टेंस बहुत है जी, आपके बिना तो बिजनेस चलते। मैं क्या सच में? कहते जी आपके बिना तो पॉसिबल ही नहीं कोई भी चीज, इतने सारे एंट्री संभालना करना। मैं बस यही तो है, अपने को अपने अंदर से पता, बट उनकी इंपॉर्टेंस उनको पता ना अल्टीमेटली कि सर हमारे लिए आपकी वैल्यू क्या है। हमारे लिए जस्ट आपका ये कहना सही है, कर दे इन्वेस्ट, इतना सा कहना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एंड लोग ब्लाइंडली इन वर्ड्स के ऊपर क्या करते हैं, फेथ करते हैं कि अल्टीमेट सीए साहब आपने कह दिया ना, आपने देख लिया ना, बस ठीक है, मैं क्या देखूंगा, मेरे को कौन सा पढ़ना आता है, मेरे को क्या पता कौन सी पोजीशन कैसी है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या पीएल एंड ऑल है। तुम्हें सही लग रहा है, मिलेगा कुछ, दो पैसे बनेंगे, बताओ, इन्वेस्ट कर देते हैं। वो लोग वेट कर रहे होते हैं, वो लोग चेक कर रहे होते हैं अल्टीमेटली कि कब इनका ऑडिट होगा, एंड अल्टीमेटली ये पर्सन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या ओपिनियन प्रोवाइड करेगा, दैट इज द मेन थिंग। वो सिर्फ जस्ट एक वैल्यू पे, एक स्टेटमेंट पे बैठे हैं कि बस सीए साहब कह दें, और वही सीए साहब ने अगर कोई एडवर्ड्स बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू देख, कंपनी का मार्केट कैप देख, डाउन, बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। उसका कारण लोगों का विश्वास टूट जाएगा कि हमने एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया था, एक्सपर्ट को अपॉइंट किया था, और उसके एक्सपर्ट ने हमें क्या चीज शो करी है, नेगेटिव ओपिनियन शो करी है। उनका कहता जी ठीक नहीं है कंपनी, उनका इतना सा भी कहना अल्टीमेटली लोग तो अपना स्टेक वापस ले लेंगे, लोग तो अपने इंटरेस्ट वापस ले लेंगे, छोड़ो परे सर, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जिनका सीए ही क्या कर गया, एडवर्स ओपिनियन दे गया कि उसको सेटिस्फाइड नहीं लग रहा, और आई थिंक सो हम तो उसके मुहरे गए, एक ऐसे एक्सपर्ट पर्सन ने एंटिटी के बारे में ओपिनियन जाहिर कर दी जो इन सारी चीजों में वेल इक्विप्ड है, हम तो उसके सामने गए, जब उसको सेटिस्फाइड नहीं लगा हमें क्या लगेगा। दैट इज तो यूजर्स ने क्या करा, यूजर्स ने एक इंडिपेंडेंट पर्सन को, इसको वर्ड बोलते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन को क्या करा, एंगेज। क्या वर्ड बोलते हैं,
अपॉइंट करा, एंगेज करा, टर्म्स कंडीशन एंड ऑल क्लियर करी, फीस पर मैटर एंड ऑल सब कुछ क्लियर हुआ। दैट मीन्स जिसको हम कहते हैं जब हमने एंगेज करा, हमने यहां पे क्या साइन करा अपना, TOE, स्टैंड्स फॉर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्लियर करना जरूरी है कि सर पहले अपन रोल प्ले क्लियर कर लें, क्योंकि देखो मैं इंडिपेंडेंट तब रहूंगा, मान लो सपोज आज मैं आपकी अपॉइंटमेंट क्या कर दूं, यस कर दूं, और कल को तुम लोग प्रेशराइज करना शुरू कर दो, कल को तुम मुझे काम ना करने दो, मेरे तौर तरीके से काम ना करने दो। लेट मी क्लियर, मैं आपकी अपॉइंटमेंट तब एक्सेप्ट करूंगा अगर मैं अपनी मनमर्जी से काम करूंगा। अगर आप मेरे काम में रोज दखलंदाजी करेंगे, आज ही मन है वापस चला जाओ, मैं अपॉइंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कोई किसी तरह की अपनी अपॉइंटमेंट यस नहीं करूंगा। अगर मुझे मेरे तरीके से, और मेरे तरीके क्या, मेरा ऑडिट होगा ही किसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। मुझे फॉलो तो किसको करना है, स्टैंडर्ड्स को। और तुम रोज आकर नहीं सर ये नहीं करने देंगे, ये एविडेंस नहीं लेने देंगे, मैं कहा जी फिर देखो काम करने का फायदा नहीं है। और अपनी टर्म्स कंडीशन आई थिंक सो पहले टेबल पे क्लियर हो जाए, कल आप अपने रोल में क्लियर, मैं अपने रोल में क्लियर। आज तो स्ट्रेंजर्स हैं, आज तो अपन स्ट्रेंजर्स हैं, जो भी बात कहनी है खुलेआम कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहूँ कौन सा कोई रिलेशन बना। बट आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने के बाद हम एक वर्किंग प्रोफाइल में आ जाएंगे, रिलेशन में आ जाएंगे, बाद में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेट मी क्लियर, सबसे प्रोफेशन का पहला रूल, पहला रूल, ऑलवेज T&C डे वन अपनी क्या करो, क्लियर करो। अगर T&C आपने क्लियर नहीं करी, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपने क्लियर नहीं करी, कल को आप इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे, जो मर्जी करें, जो मर्जी करें ना, कभी आप ऐसा नहीं होगा कि इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आएगा, छोटा आए ज्यादा आए जैसा भी आए, बट कॉम्प्रोमाइज आएगा। और जहां कॉम्प्रोमाइज आया नहीं, ये ऑडिट अप्रोच एंड ऑल सारी क्या है, वेस्ट है। इन्हीं सारी थिंग्स को समझने के लिए तो नेक्स्ट आगे क्या बनाएगा, स्टैंडर्ड्स बनाएगा कि सर ये जो पर्सन हमने अपॉइंट करा, ये पर्सन हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या बनाकर देगा, एक अपनी रिपोर्ट बनाकर देगा, जिस रिपोर्ट में वो अपनी क्या जाहिर करेगा। कि सर आपका कहना क्या, इनको छोड़ो मैनेजमेंट को, आपका कहना क्या है, आप क्या समझते हैं अल्टीमेटली कि ये म्यूट करें बच्चे, कि अल्टीमेटली आपका कहना क्या है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर क्या ये साउंड है, क्या ये ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट दिखा कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, और ऊपर से पूरा साल वर्किंग इसने करी मैनेजमेंट ने, हम तो बाहर बैठे थे। देखो जी ऑनर, ये यूजर सिर्फ और सिर्फ एक दिन सवाल पूछते हैं, और वो दिन कौन सा होता है, एजीएम। दैट्स इट, इनका तो दिन एक आता है, दैट इज एजीएम। हम तो उस दिन सवाल जवाब पूछेंगे, पूरा साल आपने करा क्या। एंड इस एजीएम से पहले, ये भी किस चीज के ऊपर, किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे होते हैं, इस चीज से पहले ऑडिटर की क्या आ जाती है, रिपोर्ट। हमने AS4 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में ये चीज रीड आउट की थी कि सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, प्रिपेयर। प्रिपेयर होने के बाद मैनेजमेंट उसको क्या करती है, अप्रूव। अप्रूव होने के बाद क्या होता है, ऑडिट। ऑडिटर अपनी क्या इशू करता है, रिपोर्ट। देन कंप्लीट बंडल विद बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑल, ये सारा बंडल आपका कहां पे रखा जाता है, एजीएम के अंदर, जिसपे मेंबर्स फाइनली फिर क्या प्रोवाइड करते हैं, अडॉप्शन। क्या प्रोवाइड करते हैं, अडॉप्शन। सो दिस इज द होल प्रोसेस जो नॉर्मली आपकी ऑडिटिंग में ये चलता है। क्योंकि मुझे यूजर्स को मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है। एंड बात भरोसे की नहीं है, हम जस्ट अपने आप को सेल्फ एश्योर करवाना चाहते हैं। क्या पता सर, व्हाट इफ अगर कुछ गलत चल रहा हो तो, अब कल को मैनेजमेंट कहे कि सर आप तो हम पे शक कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, हम तो करवाएंगे जी ऑडिट। एंड वैसे भी आपका मे बी एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, वैसे भी ऑडिट करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू स्टैट्यूटरी कह रहा है, मैं तो वॉलंटरली करवाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं बाय लॉ तुम्हारा ऑडिट नहीं भी होता, मैं फिर भी करवाऊंगा। अब यहां पे अगर तुझे प्रैक्टिकली बात करूं, यहां पे प्रैक्टिकल कितने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर करके छोड़ी हुई है। सारा बिजनेस कौन ऑपरेट कर रहा है, उनके मैनेजर्स, उनके वर्कर्स जो वहां पे हैं। अब अल्टीमेटली क्या पता पूरा दिन वहां पे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सही करते हैं, गलत करते हैं, मैं किस किस बिजनेस में ध्यान रखूं। मेरे 10 बिजनेस चल रहे हैं, अब मैं 10 जगह तो नहीं प्रेजेंट हो पाऊंगा। मैंने जस्ट उन सारे केसेस में मैं कहा जी 2 पैसे ज्यादा दिए अच्छे हैं, बट एक एक्सपर्ट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जो टाइम टू टाइम इन सारी एंटिटीज का, मेरे सारे बिजनेसेस का क्या करेगा, ऑडिट करेगा।
जो उन मैनेजर्स के द्वारा जो पूरे साल की वर्किंग है उसको क्या करेगा, चेक करेगा वेदर दे आर डूइंग गुड और नॉट। कहीं ऐसा ना हो ना कि मेरे को हमेशा फ्रंट फेस दिखा रहा है, बैक एंड में कुछ और ही चल रहा है। तो इन सारी ग्राउंड रियलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए कौन पर्सन अपॉइंट होता है, दैट इज ऑडिट। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है 1 to 1, अब इसका प्रोसेस की अगर बात करें इस सारे प्रोसेस में, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आपका सबसे पहले हुआ, मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैकलॉग बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट आगे टॉपिक्स में यही चलेगा। एंड ऑडिटिंग में सब्जेक्ट में सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ये डे 1 भी सेम है, डे लास्ट भी सेम। पूरा नेक्स्ट ऑन पढ़ते टाइम तक आप ये कहेंगे डे 1 भी वही बातें चल रही थी, डे लास्ट भी वही बातें चल रही हैं, करना तो ऑडिट ही है। बट पॉइंट इज ऑडिट किनका करना है, कैसे करना है, अप्रोचेस क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, ये सारी सब डिटेल्स में टॉपिक आएंगे। बट अल्टीमेट जो तेरे सामने अभी प्रोसीजर लिख रहा हूं ना, जो पॉइंट लिख रहा हूं, करना तुमने वही है। सबसे पहले अगर मैं स्टेप वाइज बात करूं, सबसे पहले सर, सबसे पहले तो होती है जी जिसको हम वर्ड कहते हैं आपकी एंगेजमेंट। सगाई वाली नहीं है, क्लियर। आपकी क्या होती है, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मींस आपको क्या किया जाएगा, अपॉइंट। बट सर अब यहां पे भी कुछ आपकी बेसिक ड्यूटीज बहुत बनती हैं एंगेज होने से पहले। अब लेट इट बी, एक सिंपल सा सवाल बता, तुमने पहले ही रिक्वायरमेंट क्या बताई, द ऑडिटर मस्ट बी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। लेट इट बी, मेरा एक रिलेटिव मेरे से ऑडिट करवाना चाहता है, क्या मुझे वो असाइनमेंट टेकअप करनी चाहिए, वाई, इन्फ्लुएंस आया। और जहां इन्फ्लुएंस आया आप इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, एंड जहां इंडिपेंडेंट नहीं थे, आई थिंक सो ऑडिट अप्रोच आपकी सारी ये क्या है, वेस्टफुल है। क्योंकि जहां भी कॉम्प्रोमाइज आया किसी भी तरह का, चाहे मॉनिटरी, चाहे मे बी फैमिली रिलेशन, क्लोज रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस, वट एवर कुछ भी आया, इन सारे केसेस में आई थिंक सो यही फॉर्मेलिटीज आपको डे 1 चेक करनी चाहिए थी, ये बाद में नहीं बोली जाएंगी। क्योंकि एंगेजमेंट के टाइम पे मना कर दिया तो कर दिया, बट एक बार अगर आपने ऐसी कोई एंगेजमेंट क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, फिर तो सर अल्टीमेटली आप इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे। आप सबॉर्डिनेट होंगे टू द विशेज ऑफ अनदर। जैसा सामने वाला पर्सन कहेगा वैसा आपको ओपिनियन प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। अब इन दैट केस यहां पे एंगेजमेंट के टाइम पे मेरी कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज होती हैं। मैं इन प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज को क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा और अपने आप को फाइंड आउट करूंगा क्या मुझे ये एक्सेप्टेंस लेनी चाहिए। एंड अगर मान लो मेरी प्रीलिमिनरी एक्टिविटी से साइंस क्या है, यस, पास है जी, इंडिपेंडेंट रहेंगे, काम करेंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस्ट है साथ की साथ अपना टीओई लेटर। टीओई लेटर मींस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर भी क्या करवा लीजिए, साइन करवा लीजिए। साथ की साथ ये भी अपना क्या कर लीजिए, स्टैब्लिश कर लीजिए। दैट मींस जिसको कहते हैं रोल क्लैरिटी, कि अपनी रोल क्लैरिटी क्या कर लीजिए, साथ के साथ कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। सो अब मेरी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, मुझे आपने क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, इसको साइड पे बना लेना, बाद में कंप्लीट या साथ साथ लिखते जाना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रोसेस 1 to 1 आपका चलने वाला है। ठीक सर। एंगेजमेंट के बाद जब क्लियर हुआ कि मैं आपकी ये असाइनमेंट टेकअप करूंगा, मैं आपका ऑडिट करूंगा और आपका जो काम है रिव्यू एंड रिपोर्ट के जरिए आपको एक बनाकर दूंगा। नाउ सर इसके बाद क्या डायरेक्टली परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, नो। यहां पे स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। यहां पे स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना, एंड नंबर 3 प्रोग्राम्स डिसाइड कि 1 by 1 फिर हम क्या करेंगे, अल्टीमेट सर अपनी वर्ड स्टार्टिंग लिख लेना, ऑडिट प्लानिंग, कि सर आप अपनी ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम्स क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे, एंड अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू दैट ही आप नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। क्लियर। नाउ द थिंग इज, जब ऑडिट प्रोग्राम्स प्लानसेस आपकी जो मतलब प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज हैं, ये सब डेवलप हो गई, इसके बाद आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी आपने प्लान आउट करा, जैसा भी प्लान आउट करा, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। एंड सर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जो वजह होती है, जस्ट टू गेट द ऑडिट एविडेंसेस। क्योंकि अल्टीमेट एक बात बता, तुम कह रहे हो जी हमने रिव्यू करा एंड रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने का कोई बेस भी तो होना चाहिए।
तुमने ओपिनियन प्रेस्क्राइब करी, क्या अपनी ओर से ऐसे कोई भी ओपिनियन दे दोगे, या एविडेंसेस बेस्ड? एविडेंसेस बेस्ड मतलब मैं जो एग्जामिनेशन करूंगा, मैं जो अपनी वर्किंग, ये मेरी एग्जामिनेशन है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, मैंने अपने प्रोसीजर 1 by 1 सारी आइटम्स पे लगाने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। यहां से मेरे पास क्या निकल कर आएंगे, ऑडिट एविडेंसेस। क्या निकल कर आएंगे, ऑडिट एविडेंसेस। एंड इन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे मैं अपनी क्या बनाऊंगा, ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर क्या होगी, जिसके अंदर क्या होगी, ओपिनियन। क्या होगी, ओपिनियन। मैं अपनी ओपिनियन क्या करूंगा, प्रेस्क्राइब करूंगा। एंड द लास्ट स्टेप जो होता है, वट एवर आई डिड टिल डेट, वट एवर जो मैंने आज तक करा, जैसा भी करा, जो भी करा, क्यों करा, जजमेंट, बेसिस, रैशनैलिटी, लॉजिक्स, सब कुछ, दैट मस्ट बी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस ये सर अल्टीमेट मेरा ओवरऑल प्रोसेस, अगर तुम ध्यान से देखो, ये 6 स्टेप्स में आपका ऑडिट पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो नॉर्मली लास्ट पॉइंट की वेटेज बताओ थोड़ी सी, लास्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, व्हाट डू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन का एक और वर्ड चलता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, और वर्ड चलता है वर्किंग पेपर्स। इसको बोलते हैं वर्ड क्या, वर्किंग पेपर्स। कि सर आप अपने वर्किंग पेपर्स क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। क्लियर? क्योंकि आपने जो अपनी ओपिनियन प्रेस्क्राइब करी, किस बेसिस पे प्रेस्क्राइब करी, सर ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में संभाल के रखना होगा। कल को मन कर एक क्वेरी आपके ऊपर आए कि आपने ऐसी कंक्लूजन क्यों दिया, आपने ऐसा ओपिनियन क्यों प्रेस्क्राइब करा। सर मेरी फाइल चेक कर लीजिए, वर्किंग पेपर्स मेरे सारे मेंटेन्ड हैं, उसमें सारी जजमेंट्स, सारे बेसिस, सारे रैशनैलिटी, मेरे एविडेंसेस, क्या क्या कंक्लूजन मैंने ड्रॉ करा, सब कुछ ऑलरेडी मेरी फाइल के अंदर लगा पड़ा है। तभी देखना सीएस के पास एक फाइल रूम अलग से होता है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स वो मेंटेन कर रहे होते हैं। वो रिकॉर्ड्स क्या हैं, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही है। एंटिटीज के जितने भी ईयर बाय ईयर उन्होंने ऑडिट करे, उन सबकी वो प्रॉपर एक क्या मेंटेन करते हैं, फाइल। हर चीज का एविडेंस लिया फाइल में, लिया फाइल में। कुछ भी अगर लेट इट बी कोई प्रोफेशनल जजमेंट भी उन्होंने यूज करी, क्यों यूज करी, पेपर पेन उसको प्रॉपर बनाया, लिखा फाइल के अंदर। बिकॉज कल को एज अ डिफेंस कौन काम करेगा, ये वर्किंग पेपर्स ही बचाएंगे। नहीं तो आईसीआई की क्वेरी जब मर्जी आ जाए कि आपने ऐसी ओपिनियन क्यों प्रेस्क्राइब करी, हमें पेश करिए, एक्सप्लेन करिए वाई। एक्सप्लेन कौन करेगा, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मेरे वर्किंग पेपर्स, मेरे रिकॉर्ड, मेरी डॉक्यूमेंटेशन। इन दैट केस तभी देखना सीए की मोस्टली आदत क्या होती है, पेपर इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, कोई भी चीज, कोई एविडेंस मिले, सर इसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दे दो, साथ के साथ वो अपनी फाइल के अंदर क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। बिकॉज कल को वो फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आएगी, डिफेंस में भी काम आएगी, फ्यूचर प्लानिंग में भी काम आएगी। अब जैसे कई बार प्रैक्टिकली अगर बात करूं कि लास्ट टाइम मैंने इनके ऑडिट में ये पॉइंट को कैसे डील करा था, अगर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करूंगा तभी तो याद आएगा। अब हमारे केस में प्रैक्टिकली इन दिनों रिटर्न्स का सीजन चल रहा है, रिटर्न्स फाइलिंग का चल रहा है। अब लास्ट ईयर हमने उसका कैसे कंप्लीट करा, कैसे उस चीज को डील करा, कुछ नहीं, मैंने कॉपी, मेरी डायरीज मेंटेन्ड है, डायरी में गए, लास्ट ईयर ओपन करा, वहां पे देखा कि हाँ उस टाइम पे ये आया था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे उसका नोट बनाया था, उसकी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था कि ये पॉइंट मेरे सामने आया, एंड इस रिपोर्ट को मैं, इस रिकॉर्ड को इस तरह से डील करूंगा। अगर मैंने उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया तभी तो नेक्स्ट आके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आया। So that is called as audit documentation. Whatever the audit will do, whatever the auditor will do, he must document the same. हर चीज का कागज, हर चीज का एविडेंस, हर चीज का रिकॉर्ड, मे बी इन द सॉफ्ट कॉपी और मे बी इन द हार्ड कॉपी, आजकल दोनों चलते हैं। वैसे मोस्टली आज भी लोगों की कोशिश क्या है, जो पुराने सीनियर सीएज हैं, वो आज भी सॉफ्ट कॉपी बेशक हो, हार्ड कॉपी फाइल में लगी हो, वो ऑलवेज क्या करेंगे, हमेशा हमेशा, क्योंकि पुरानी याद चलती आ रही। ये तो फ्रेशर्स एंड ऑल, लेटेस्ट अपने जैसे सीए, हमारा डाटा ही सारा किसमें पड़ा है, सॉफ्ट कॉपी। हम पेपरलेस इकोनॉमी की बात करते हैं। बट पुराने सीए आज जितने भी, चाहे जितनी मर्जी बेशक फाइल है 50 पेज की है, प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी लेके फाइल में लगा, क्यों, उनकी वही आदत बनी हुई है। एंड प्लस प्लस सर, जो इंस्पेक्शन, समटाइम्स इंस्पेक्शन जो आईसीआई की ओर से करवाई जाती है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एक इंस्पेक्शन करवाई जाती है सीए फर्म्स की, दैट इज कॉल्ड एज पीयर रिव्यू।
क्या वर्ड बोलते हैं उसको? पीयर रिव्यू। आजकल चल रहे थे, लास्ट मंथ में यही चले। आईसीआई, आईसीआई अपने सीए फर्म्स की करवाता है, नॉट फाइनेंशियल ऑडिट। किस चीज का ऑडिट? क्वालिटी ऑडिट। कि हमारे प्रोफेशनल्स, हमारी सीए फर्म्स ऑल ओवर इंडिया जो जो भी ये ऑडिटिंग कर रही हैं, क्या सही ढंग से कर रही हैं? एंड उन्होंने क्या चीज चेक करनी होती है? यही थिंग्स, कि आपका ऑडिट प्लान कहां पे, आपकी स्ट्रेटजी कहां पे, ये सारी चीज सब कुछ कहां लगी होती है? मेरी डॉक्यूमेंटेशन में। मैंने क्या करना है? एक रिकॉर्ड निकालना है, डॉक्यूमेंटेशन की फाइल निकालनी है, उनके सामने रख देंगे, ये लो जी, आपके हर जवाब इसके अंदर पड़े। इसीलिए हर चीज को डॉक्यूमेंटेशन करना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस प्लस फॉर द डिफेंस अपने आप में क्या है? जरूरी। सो टोटल तेरा जो ऑडिट है ना, टोटल जो तेरा ऑडिट है, वो तेरे 6 स्टेप्स के अंदर ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपने क्या यूज किया? दैट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मींस जहां पे ऑडिटर को क्या किया जाएगा? अपॉइंट। एंड अपॉइंट कौन करेंगे? यूजर्स और द कॉल्ड एज ओनर्स। सिंपल वर्ड। वो डिपेंड करता है ना ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के केस में कौन करेंगे? सर आपके मेंबर्स करेंगे। क्लियर? वही अगर मैं पार्टनरशिप फर्म कहूं तो कौन करेंगे? पार्टनर्स करेंगे। सोल प्रोप्राइटर में कौन करेगा? ऑनर करेगा। वर्ड्स चेंज होते रहेंगे बट ऑडिट किसी का भी पॉसिबल है। यहां पे आपने एक पॉइंट रीड आउट किया, यू हैव टू परफॉर्म सम व्हाट काइंड ऑफ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, लाइक वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। क्या मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहूंगा या नहीं रहूंगा? क्या मेरी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा? इफ ऑल द थिंग्स आर ओके, कि कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, बढ़िया वे से मैं इनका ऑडिट कंडक्ट कर सकता हूं, मेरी अप्रोच में है, मेरे लिए पॉसिबल भी है, देन फटाफट एक बार टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, एक एंगेजमेंट लेटर इनसे क्या कर लो? ऑब्टेन कर लो, कि बताओ सर क्या ऑडिट करना है, कैसा ऑडिट करना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, जो स्कोप मेरा लॉ ने मुझे डिफाइन किया हुआ है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। आप बताइए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए करना है, कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट और पूरी करनी है, मुझे लिख के दे। और मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर कर दूंगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट पता क्या होता है? जब मान लो ऑडिटर को अपॉइंट करा, इनको लगा कि बैलेंस शीट भी कौन बना के देगा? ऑडिटर बना के देगा। मैं कहा सर ये बात नहीं हुई थी। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर चेक कर लो, वहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे लिखी हुई है। एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लो, लिखा हुआ है कि मुझे बैलेंस शीट्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करवाकर दी जाए। एंड प्लस ये भी लिख के दो कि आप मेरे साथ क्या करोगे? फुल कॉपरेट करोगे, वट एवर आई विल डिमांड फ्रॉम यू, आप वो हर इंफॉर्मेशन मुझे क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। कल को ना नुक्कर ना करना किसी बात को। अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लो सपोज अब चेकिंग करने लगे हैं, एग्जामिनेशन करने लगे हैं, तो 4 चीजें चेक भी तो करूंगा। मान लो सपोज कोई एंट्री मेरे सामने आई, मैं क्या इसके कागज लेकर आओ, इसका रजिस्टर लेके आओ, और तुम कल को फिर तंग हो कि ये तो जी ऑडिटर को बुलाकर पंगा ही ले लिया। मैं क्या चेक कर लो, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिख के दिया था दैट यू ऑल पीपल, द ऑल मैनेजमेंट विल कॉपरेट विद मी। क्लियर? एंड आफ्टर दैट जब ये सारा कुछ ओके हो गया, इनकी ओर से ओके, मैंने अपनी टर्म्स कंडीशन क्लियर कर ली, अपना फीस का मैटर क्लियर कर लिया, मेरी ओर से क्या क्या होगा, क्या क्या रिपोर्ट दी जाएगी, सब कुछ मैंने अपना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्लियर कर, ताकि कल को ना कोई इफ एंड बट का सवाल ना हो। और वैसे भी ये होते कौन है मेरे पे किसी बात की रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले? अल्टीमेट ये मेरे पास आए, मैं तो नहीं इनके पास आया। तो इसीलिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हमने आपस में क्या कर ली? क्लियर कर दी कि देखो जी रोल क्लैरिटी डे वन बढ़िया हो जाए सबसे अच्छी, ना कल को तेरे माइंड में डाउट, ना मेरे माइंड में डाउट। नंबर 2, मैं लेट मी स्टार्ट माई वर्क। इनका आसान हो गया ना, अब मेरा काम शुरू। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? लेट्स मेक अ प्लान। आई थिंक सो प्लान से भी पहले लेट्स मेक अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज बेसिकली कॉल्ड एज रणनीति, जिसको कहते हैं कि ओवरऑल अप्रोच। क्लियर? स्ट्रेटेजी को वर्ड हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल अप्रोच। कि सर ऑडिट के अंदर एक ओवरऑल अप्रोच आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे एक प्लेयर की, एक स्पोर्ट्समैन की क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है। या तो अटैकिंग खेलेगा या डिफेंसिव खेलेगा। कैसे खेलेगा वो प्लान अलग बनेगा, बट पहले स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आज की गेम हमें कैसे प्ले करनी। सेम थिंग यहां पे, कि ये ऑडिट हमें कैसे कैसे कंप्लीट करना है। सर हमें एक अप्रोच डिसाइड करते हुए देन डिटेल्ड प्लान उसका बनाए, एंड साथ में उसके प्रोग्राम्स, मतलब लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, लिस्ट ऑफ टेक्निक्स, मेथड्स, सब कुछ अभी जस्ट पेपर वर्क चल रहा है। कुछ भी मैंने परफॉर्म करना शुरू नहीं करा, अभी जस्ट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस चल रहा है, माइंड में सोच रहे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा। अब पॉइंट ये कि अभी मैंने काम करना शुरू नहीं करा, अभी जस्ट उसके रिगार्डिंग क्या बन रही है? प्लानिंग बन रही।
कि ऐसा ऐसा परफॉर्म करेंगे। नाउ द नंबर थर्ड इज प्रोसीजर परफॉर्म करने क्या करो, शुरू करो। ग्राउंड रियलिटीज पे जाना क्या करो, शुरू करो। चेक करो कि ऑडिट प्रोसीजर्स जो आप लोग लगा रहे हैं उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको डेविएशंस मिल रही हैं, मिस स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, कितनी की मिल रही हैं। एंड आई थिंक सो मिस स्टेटमेंट्स तो हर लेवल पे होती है, छोटी मोटी तो हर केस में होती हैं। मेरे को इतनी छोटी मोटी ये मिस स्टेटमेंट्स में कवर नहीं होना। आई एम हेयर फॉर मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। कौन से वाली? मटीरियल। एंड आई थिंक सो मेरा यूजर भी इतना ग्रोन अप है, मेरा यूजर भी इतना ग्रोन अप है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे पास नहीं आएगा। वो आई थिंक सो मुझे अगर ऑडिटर की तरह लेकर आए हैं, वो किस पर्पस के लिए लेकर आए हैं? कोई मेजर चीज तो नहीं है, कोई बहुत कुछ गलत तो नहीं है। माड़ा मोटा गलत है तो चलता है यार, इतना तो वो तो हमें पता है कि कौन सी चीज परफेक्शन है, कोई नहीं। और ना तुम परफेक्टली ऑडिट कर पाओगे, हमें तेरा भी पता है, मैनेजमेंट भी पता है। हमें बस ये बताओ कोई मेजर चीज गलत तो नहीं चल रही। दैट इज कॉल्ड एज मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। क्लियर? ये प्रोसीजर जो परफॉर्म करूंगा, यहां से क्या निकल कर आएंगे रिजल्ट्स? दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज एविडेंसेस। दैट इज कॉल्ड एज एविडेंसेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस? एविडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? प्रूफ। प्रूफ मींस जिसके बेसिस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एज एविडेंसेस। जैसे कोर्ट में नहीं यूज करते, लॉ में कई बार लैंग्वेज वो यूज करते हैं, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट है, मेरी जो ओपिनियन है, नेचुरली सर वो किसके बेसिस पे है? एविडेंसेस के बेसिस पे। मैं अपनी ओर से थोड़ी कह रहा हूं कि मेरी ओर से सर अपने आप में क्वालिफाइड ओपिनियन है, एडवर्स ओपिनियन है या क्लीन ओपिनियन है। नो नो नो, बेस्ड ऑन एविडेंसेस। क्योंकि मुझे मेरी रिपोर्ट का बेस भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने ऐसी ओपिनियन क्यों दी। सुनने वाले क्या ये सुन के चले जाएंगे जी कंपनी गलत है? वो क्या सुनना चाहते हैं, क्यों गलत है? क्या दिखा तुम्हें ऐसा? क्या ऐसा लगा कि जिसके बेसिस पे तुम कह रहे हो कि कंपनी गलत वर्किंग कर रही है? ये थोड़ी नहीं जी बस गलत है। पहले कहेंगे यार ऑडिटर को कुछ पता ही नहीं, कैसा पर्सन अपॉइंट कर लिया। बट कम से कम बेसिस तो बता, किन कारणों से तुम्हें लगा कि कंपनी ठीक है, किन कारणों से लगा कि कंपनी गलत है। हमें उसका बेस भी तो एक्सप्लेन कर। इसीलिए एविडेंसेस बेस्ड ही आप अपनी ओपिनियन क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं तो सामने एविडेंस रख दूंगा जी, इस कारण ये मैंने प्रोसीजर लगाए थे, ये थिंग्स मुझे सही नहीं मिली, बेस्ड ऑन दैट मैंने ओपिनियन क्या कर दी, प्रिस्क्राइब कर दी। एंड फाइनली ये एविडेंसेस से जो भी आप लोग अपने कंक्लूजन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, दैट कंक्लूजन विल बी रिपोर्टेड वाया रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज ऑडिट। जिसमें तुम कहते हो ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन क्या करी है, प्रिस्क्राइब करी। एंड द लास्ट इज वट एवर यू डू, जो कुछ भी आपने करा, जैसा भी करा, जहां भी करा, जो भी करा, हर चीज आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, द कॉल्ड एज वर्किंग पेपर्स में आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ये तेरा टोटल अप्रोच है अल्टीमेटली, जो आपको ऑडिट के अंदर चैप्टर वाइज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपने सर ये इंडेक्स पे आइए, इंडेक्स पे आइए। ये तो आपकी एक ओवरऑल अप्रोच थी जो आपसे मैंने डिस्कस करी कि ऑडिटिंग के अंदर क्या मिलेगा। अभी बहुत सारी बातें, बहुत कुछ नया नया आप लोगों को मिलेगा। एंड चैप्टर 1 एंड 2 इज ऑल ओवर द बेस। आप ये मान के चलना चैप्टर 1 एंड 2 जो पढ़ाए जाएंगे बैक टू बैक, इन दिनों चलेंगे। कुछ टिपिकल लेंथ पे भी जाएगा थोड़ा सा, बट जितना रिफाइंड वे से इन दो टॉपिक्स को पढ़ोगे, सर नेक्स्ट आगे पूरी अप्रोच आपको क्या मिलेगी, सेम। पढ़िए सबसे पहले देख, चैप्टर 1 सिर्फ नाम पढ़ना, नाम पढ़ना। वर्ड क्या लिखा हुआ है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। इसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं, जस्ट ऑडिट करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट के अंदर स्कोप में क्या क्या कवर होगा, द बेसिक बात। मतलब ये आपकी इंट्रो है, ये आपकी इस टॉपिक की क्या है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप 1 बाय 1 ये टॉपिक्स क्या करेंगे, सारे कवर करेंगे। क्लियर? एंड आफ्टर दैट नंबर 2 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, जो अपना स्टेप नंबर 2 था। कि अब फाइनली सर इंट्रो वगैरह हो चुकी, ठीक है, एक्सेप्टेंस वगैरह हो चुकी, एंगेजमेंट हो चुकी, लेट्स स्टार्ट द ऑडिट। एंड व्हाट इज द बेसिक स्टेप? सबसे पहले दैट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ, प्रोग्राम डिसाइड करो, 1 बाय 1 कैसे कैसे आप क्या करेंगे, ये सब कुछ। मतलब अल्टीमेट वर्ड इज प्लान। क्लियर? फाइनली अब ये एक टॉपिक आपका अलग है, वेटेज वाइज आपको अलग से मिलेगा, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर। थोड़ी इंट्रो आने दो, साथ में वो डिस्कस करेंगे। अब चेक करना, सर ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑडिट, पूरा टॉपिक।
वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक। और इस बुक का अब नेक्स्ट आगे पॉइंट क्या है, मैम ने इस बार जो बुक ये पब्लिश करी है, अल्टीमेटली ये सिर्फ कंसेप्ट बुक है। अगर ध्यान से देखो इसका नाम भी क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट बुक, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा, कोई एमसीक्यू नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, कंटेंट है। सर कॉन्सेप्ट बुक मेरे पास है, मैं उसकी जस्ट पीडीएफ वन बाय वन बनाकर, पर्टिकुलरली जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा, जस्ट उसको परचेज करना जरूरी नहीं था, वेस्टेज ऑफ मनी है डायरेक्टली, एंड क्वेश्चन सारे वही हैं जो मॉड्यूल वाले। तो वो पीडीएफ के थ्रू, जैसे आप एएस के क्वेश्चन किया करते थे, सेम पीडीएफ के थ्रू मैं ग्रुप के अंदर आपको शेयर किया करूंगा चैप्टर वाइज, वन बाय वन आप लोग जस्ट उनको क्या कर लिया, एक बार स्क्रीन कर लिया, सॉल्व कर लिया। बट हाँ, मॉड्यूल का पार्ट हम यहाँ पे जरूर रखेंगे कि मॉड्यूल के क्वेश्चन आप लोग साथ के साथ यही जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, बैक टू बैक आप क्या करिए, कंप्लीट करिए। और ऐसी क्वेश्चंस वाली पीडीएफ बहुत पड़ी है, बहुत। आई थिंक सो क्वेश्चंस पे एक बार वर्कआउट करने से नेक्स्ट आगे वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करना, जितनी वोकैबुलरी अच्छी बना सकते हो उतना बढ़िया कोशिश करो, एंड उतनी ग्रेटर परसेंटेज आपकी पासिंग की ओर ज्यादा बढ़ती जाएगी जितनी वोकैबुलरी के ऊपर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। वन इज ऑडिट एंड सेकंड इज एसएम। ग्रुप 2 में दो ही सब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों के दोनों वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी बेस्ड मींस जहां पे तुम्हारा चेकर अल्टीमेट वोकैबुलरी देखेगा, मांगेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स देगा। अब कई बार हमने चलो पुरानी आंसर शीट्स एंड ऑल देखी हैं, मोस्टली उसका कारण क्या है, बच्चा इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा है, इतनी, अरे लॉ में चल जाता है, क्योंकि लॉ अपना प्योरली क्या, केस स्टडी बेस्ड है, वहां पे प्रोविजन का मीनिंग तो सेम लिखा ना, यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे वर्डिंग वैसी देनी पड़ेगी, नॉट एज इट इज। कम से कम 60 to 80% जितना कॉपी कर सके वो भी मैं बार बार आपसे सुनूंगा, सारे पॉइंट्स आपसे मन करे बीच में लिखवा कर भी देखूंगा, ताकि थोड़े थोड़े फ्लो आप लोगों के वैसे बनते रहे। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब सर एक कॉमन टॉपिक, ये सबसे लास्ट हमारा होगा चैप्टर 5, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एफएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम का वन बाय ऑडिट। टोटल पेजेस कितने दिख रहे हैं, 48। इसमें आधा चैप्टर तो तेरा चैप्टर 4 है, लॉ। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स हमने पढ़ा था, उसमें आधा कंटेंट पहले आई थिंक सो 10-12 पेज तो कौन से मिलेंगे, वही सारे सेक्शन सेम मिलेंगे। हाँ बस पॉइंट ये, वो सेक्शन कंप्लायंस करवाना किसकी ड्यूटी थी, मैनेजमेंट। वैसा करा हुआ है या नहीं, ये ड्यूटी किसकी है, ऑडिट। इसने लाइन पता क्या बोल दी स्टार्टिंग में, ऑडिटर विल चेक दिस। चेक तो वही करना है जो सेक्शन में लिखा हुआ है, समझे पॉइंट। और चेक मैं तब कर पाऊंगा अगर मुझे लॉ की नॉलेज होगी। तो इसीलिए वन बाय वन, जैसे मान लो डेटर्स का ऑडिट करना है, इन्वेंट्रीज का ऑडिट करना है, परचेज का ऑडिट करना है, सेल्स का ऑडिट करना है, तभी उसने वर्ड क्या बोला, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी आपकी आइटम्स आती हैं, वन बाय वन, बोरोइंग्स का ऑडिट, इन्वेस्टमेंट्स का ऑडिट, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ये सबसे लास्ट होगा। इसमें लास्ट करने का कारण है, पहले पूरा ऑडिट पढ़ लो, उसके बाद आधा कंटेंट तो सेल्फ आपके पढ़ने वाला होगा कि सर वही तो बात है, हाँ यहाँ से वेरीफाई कर लो, वहां से वेरीफाई कर लो, इसको वाउच कर लो, ये एग्जामिन कर लो, ये चीज। नेक्स्ट इज, ये पढ़ वर्ड क्या लिखा हुआ है, तेरे 3 टॉपिक्स वही स्टेप्स में से निकल कर आ रहे हैं, दैट इज ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन, सबसे इजीएस्ट टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक है, 4 ही पेज का टॉपिक। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीशन एंड रिव्यू। जब आप ये सारे एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करेंगे, देन ऑडिट को वाइंड अप कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है, रिव्यू कैसे करना है, एंड फाइनली रिपोर्ट कैसे इशू करनी है, दैट इज अवर मेन टास्क। एंड लास्ट, ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये अलग हैं, देख 11 नंबर तो अलग ही हो गया, इसकी वेटेज, जिसको मैं कह रहा था एथिक्स वाला पार्ट, ये आपका अलग ही हो गया। एंड इसके ऊपर एक अलग टॉपिक आपके पास, ऑडिट ऑफ, जिसको हम कहते हैं बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट का टॉपिक आपका क्या है जी, अलग है। इसकी भी वेटेज वाइज अगर हम नॉर्मली बात करें, तकरीबन तकरीबन 5 से 8 नंबर, 5 से 8 नंबर में ये टॉपिक जाएगा। मेन पेपर तो ऊपर वालों में से है, पहले 5 में से, पहले 5 में से मेजर पेपर तेरा पहले 5 में से निकले। एंड नेक्स्ट इज, ये आ गया वैरायटी, बिल्कुल वैरायटी। वर्ड पढ़ियो, स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग तरह एंटिटीज। लाइक लेट इट बी, किसी होटल का ऑडिट करना तो कैसे करोगे, एक रेस्टोरेंट का ऑडिट करना है, सिनेमा हॉल का ऑडिट करना है, या लीजिंग कंपनी का ऑडिट करना है, हायर परचेज कंपनी का ऑडिट करना है, सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का, ट्रस्ट का, सोसाइटी का, वेरियस अलग अलग तरह की एंटिटीज आएंगी। सर एंटिटी कोई भी हो, अप्रोच तो सेम रहेगी।
ऑडिट करने का तरीका तो नहीं बदलेगा, तरीका तो वही रहेगा। हाँ, किसी केस में एक दो पॉइंट ज्यादा, किसी केस में एक दो पॉइंट कम। तो ये जस्ट एक ओवरऑल आपका सिलेबस है। कहने के लिए मतलब कह दो इसको कि 11 चैप्टर्स हैं, बट सफिशिएंट, इनफ है, बहुत है। इतना ही अगर अपना अच्छे से हो जाए, यही बहुत बढ़िया पेपर अपने आप में बना सकते हैं इस टॉपिक में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कंटेंट, चैप्टर 1, यस प्लीज, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड, हाँ जी पढ़िए, हाँ जी अंश पढ़ना। नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। हाँ फर्स्ट थिंग, ऑडिटिंग हैज बीन, अच्छा सबसे पहले ना ये एक थोड़ा सा वही है, डिट्टो मॉड्यूल खोल के देख लेना जाके, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट मिलेगा। आप ये मानो मॉड्यूल और बुक दोनों सेम है, उल्टा मॉड्यूल इससे वास्ट है। अगर ये 90% है तो मॉड्यूल 100% है, वो इससे भी वास्ट है। एंड अदर बुक्स जितनी अभी तक मैंने देखी हैं, दो तीन और, वो इनसे डाउन है। तो इस बुक से तो एटलीस्ट डाउन, ये फिर भी उतना कंटेंट तो दे रही है जो मॉड्यूल में से होना चाहिए, ये उतनी अल्टीमेट राइटिंग आपको प्रोवाइड कर रही है। सो इसीलिए बीच में मेरा मन चेंज हो गया था कि मैं कोई दूसरा कंटेंट एक बार चेकआउट करूं, कि दूसरी बुक एक बार देखें, कोई फाइंड आउट करें। बट जब अदर बुक्स देखी तो उल्टा यही बढ़िया लगी, कि बढ़िया है, एटलीस्ट ये सेफ है। इतना कंटेंट तो ये 90% ऑफ द मॉड्यूल तो ये कॉपी करके दे रही है। हाँ, मॉड्यूल में ना एग्जांपल्स, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स, आगे से आगे कोलैबोरेशन बहुत गिवन है। वो इसीलिए पढ़ाने का मतलब, मॉड्यूल पढ़ाने का मतलब सर एंटायरली, सर इतना लेंथी सिलेबस चला जाएगा, देन वो कवरेज पे नहीं जाएगा। तो इन्होंने उसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एटलीस्ट दीज टॉपिक्स एंड डिट्टो वर्ड टू वर्ड। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैम ने अपनी या कोई लैंग्वेज यहाँ पे, उल्टा मैं लिखवाऊंगा, मैं अपनी ओर से आपको ट्रांसलेशन एंड ऑल हर पॉइंट के काफी लिखवाने वाला हूं, या इवन पुरानी बुक की मदद लूंगा। कुछ कंटेंट जो इसमें नहीं गिवन पहले थे, हम वो भी एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे इसी में। बट फुल फ्लैश्ड, द ओनली बुक इज दिस। आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, यही बुक है। जो कुछ करना है, जैसे आपने लॉ पढ़ा है ना, सेम डिट्टो कंटेंट आपका वैसा है। जो कुछ लिखना है इसी पे लिखो, इसी पे ट्रांसलेट करो, जहां स्पेस पड़ी है वहां। एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं कुछ नहीं जाता, सिवाय बस एक क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी वन बाय वन, टॉपिक वाइज, नॉट इकट्ठी दूंगा, टॉपिक वाइज ले लेना, सो दैट कि आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट रहे सॉल्व करना। एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज कई बार क्या होता है, पूरा कंटेंट पढ़ के लग तो सारा सेम रहा है, अप्रोच तो वही है, बट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा है, कौन से फैक्टर्स की, कौन से मैटर्स की बात कर रहा है। तो दैट इज वाई टॉपिक वाइज अगर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू। चलिए स्टार्ट करिए। सर ऑडिटिंग हैज बीन इन एग्जिस्टेंस, हाँ जी, तो सर कोई आज की टर्म नहीं है, तो बहुत एंशियंट टाइम से जो अप्रोच है, ये वर्ड जो है वो चलता आ रहा है। क्लियर? सो बेसिकली द रेफरेंस टू ऑडिटिंग is found in Kautilya's Arthashastra in the 4th century BC. It talks about fixed accounting year, a process for closure of accounts and auditing the same. मतलब अल्टीमेटली सर ये कोई आज का प्रोसेस नहीं, बहुत पुराना प्रोसेस है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर वाइज बुक्स को क्लोज करना एंड उनको ऑडिट करना, ये बहुत पुरानी टर्म चलती आ रही। नेक्स्ट इज देयर वर कॉन्सेप्ट्स ऑफ, हाँ जी, पीरियोडिकल चेकिंग, वेरिफिकेशन, हाँ, एज वेल एज रेफरेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, मिसस्टेटमेंट्स इन द, मिसस्टेटमेंट्स इन द कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ड्यू टू वर्ड अब्यूज ऑफ पावर, इवन इन द, क्या लिखा हुआ है, दोस टाइम्स। अब नॉर्मली आपको क्या लगता है कि गलत पॉलिसीज, गलत नीतियां क्या ये सिर्फ नॉर्मल मॉडर्न टाइम्स में आई हैं क्या? ट्रेडिशनल टाइम से चलती आ रही है। मैनिपुलेशन, फाल्सिफिकेशन एंड ऑल, सब कुछ, सब कुछ पहले चलता था, वहीं से तो सीखते हुए आगे तक जा रहे हैं। ये कौन सा कोई मतलब छल कपट है जो डायरेक्टली इसी जन्म में आए, पुराने चलते आ रहे हैं बथेरे। हर किसी ने अपनी पावर को क्या करा है, अब्यूज करा है, गलत यूज करा है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करा है, मिसलीड करा है। आगे नेक्स्ट इज द वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, हाँ जी, एक्चुअली ऑडिट का मीनिंग पहले जो हुआ करता था ना, जैसे मान लो राजा महाराजा पहले, जो एंशियंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, वो क्या करते थे, स्पेशल एक पर्सन को, जिसने बनाया उसको नहीं, एक अलग से एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट करते थे कि मुझे पढ़ के सुना, जो पूरे साल की रिपोर्ट है, जो पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मुझे पढ़ के सुनाई जाए। बताओ क्या पोजीशन है, कितनी परचेज है, कितनी सेल है। जैसे आजकल हमसे पूछते हैं, क्लाइंट का फोन आता है, हाँ जी क्या पोजीशन चल रही है,
मतलब वो जस्ट यही चीज जानना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, कहीं कुछ गलत तो नहीं मिला आपको। पढ़िए आगे। यस, इन मिडिवल टाइम्स, हाँ जी, Auditors used to hear the accounts read out to them to check that employees were not careless and negligent. बिल्कुल सर। मैं क्या सर, सिंपली आप अपने अकाउंट्स वगैरह मुझे शो करिए, मैं उनको देखूंगा, सुनूंगा, एंड अगर मुझे कोई गलती लगी मैं इमीडिएटली क्या कर दूंगा, पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या करी है, फॉल्सिफिकेशन करी है। यहाँ पे इन्होंने क्या करी है, अपनी पावर का मिस यूज करा है। आगे नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द यूरोप। और बाकी सर डे बाय डे जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो ये टर्म धीरे 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 चेंज होनी शुरू हो गई। पढ़िए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द यूरोप। Expansion in volume of trade and consequently demand of audit. और डे बाय डे डिमांड ऑफ ऑडिटर्स बढ़नी क्या हो गई, शुरू हो गई। द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया was appointed in the British India in वो भी कब, 1860। Later, office of auditor general was given statutory recognition, जिसको तुम कहते हैं ना ये कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कोई आज की टर्म नहीं है, ये बहुत पुरानी, ये उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऑडिटर जनरल जो इंडिया में अपॉइंट किया गया 1860 में, एंड उसके बाद से इसको एक स्टैट्यूटरी सीट बना दिया गया। स्टैट्यूटरी क्या बना दिया गया, रिकॉग्निशन बना दिया गया कि हमेशा एक ऑडिटर का होना अपने आप में जरूरी है। आगे, यस, प्रेजेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन, यस प्लीज, Independent constitutional authority responsible for government. हाँ बस पॉइंट ये, हमारे केस में क्या करा, अब अपने तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों काम करते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर्स की अथॉरिटी किसको दे दी गई, कैग को, एंड प्राइवेट सेक्टर वाले अपना अपना ऑडिटर खुद क्या करेंगे, चूज करेंगे। इनके केस में कैग का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट्स के लिए पूरी अथॉरिटी किसको दे दी गई, कैग। नेक्स्ट इज द ICI was established, and ICI established कब हुई, 1949। क्लियर, 1949 में ICI एक इंस्टीट्यूट, एक बॉडी एस्टेब्लिश कर दी गई, which is called as a statutory body under an act of parliament in the 1949 for regulating, what क्या लिखा हुआ है, regulating the profession of chartered accountancy in India, and since 1949 आज तक इसको प्रॉपर वे से क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, वन बाय वन पॉलिसीज को लेकर, नए नए टॉर्च बियरर्स, नए नए प्रेसिडेंट एंड ऑल लोगों को वहां पे रखकर। क्लियर, ये आगे तक, मतलब आज तक भी आप देखो कि सर अपनी ICI बॉडी में कभी कोई ऐसे सिनारियोज नहीं मिले होंगे जल्द से जल्द, क्लियर, कि जहां पे किसी तरह की फॉल्सिफिकेशन या कोई मैनिपुलेशन या अल्टीमेटली पेपर लीक एंड ऑल, क्लियर, या किसी तरह का रिजल्ट्स में हेर फेर एंड ऑल, ये जल्दी जल्दी यहाँ पे सुनने को नहीं मिला हो। क्लियर, बिकॉज उसका कारण है कि डे वन से ये बॉडी को क्या रखा गया है, इंडिपेंडेंट। इसमें सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं है, ये अपने आप में एक अलग से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या की गई है, सेटअप की गई है। तभी तो गवर्नमेंट को अपने से दिक्कत है। और क्यों बार बार ये अपने पॉइंट पे, प्रोफेशन पे स्ट्रिक्टनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, नाफरा क्यों बनाया, नाफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्यों स्टैब्लिश करी, इनको दिक्कत इस बात से कि ICI अपनी मनमानी करता है। मनमानी करेगा क्योंकि गवर्नमेंट अंडर आते नहीं, हम खुद अपने आप में गवर्नमेंट है, हम खुद अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अलग से सेटअप की गई बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट की हमारे यहां पे चलती नहीं। इन दैट केस तभी तो इनको दिक्कत आती है, तभी तो हर बार कोई ना कोई सेक्शन, कोई ना कोई पॉइंट में चेंजेस करते रहते हैं और उसके द्वारा हमें रेगुलेट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। आगे, नाउ व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑडिटिंग। जस्ट हल्का सा यहीं तक आज करेंगे। डेफिनेशन एज पर द ICI के अकॉर्डिंग, ICI के अकॉर्डिंग जो ऑडिट की डेफिनेशन दी गई, या एज पर ऐसे 200 भी अब कहें, 200 के अकॉर्डिंग भी ऐसे, एज पर लिख ले, एज पर ऐसे 200 के अकॉर्डिंग द बेसिक स्टैंडर्ड, द फर्स्ट स्टैंडर्ड, ऐसे 200 स्टैंडर्ड मींस, सॉरी ऐसे मींस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंट्स में AS बोलते हो ना, यहाँ पे ऑडिट में वर्ड क्या यूज करोगे, ऐसे। सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 में द बेसिक स्टैंडर्ड सिलेबस का पार्ट है, एन ऑडिट इज एन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और इसके बिना तो आई थिंक सो पॉसिबल नहीं है, इसके बिना तो मतलब ही नहीं बनता कि अल्टीमेट आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ और पर्सन ऐसा रहो जो अपने आप में इन्फ्लुएंस्ड हो, फायदा नहीं। देन सारा प्रोसेस एंड ऑल जो भी आपने करवाया सर जस्ट ये फेक एक्टिविटी है, फिर तो वही बात आ गई ना कि अल्टीमेट जो मैनेजमेंट कह रही थी फिर वही ठीक है, फिर तुम्हें अपॉइंट करने का पॉइंट क्या हुआ।
तुम्हें अलग से रखने का पॉइंट क्या हुआ? हम आपसे वो सच सुनना चाहते हैं जो मैनेजमेंट नहीं बता रही, जो मैनेजमेंट हमें कुछ और शो कर रही है, बट आपके पास उन चीजों की प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपके पास उस चीज की एक्सपर्टनेस है कि आप उतना डीप उन मैटर्स में जाइए, समझिए, देखिए और फाइंड आउट करिए क्या वाकई में मैनेजमेंट इज डूइंग गुड। कहीं पता लगे कि मैनेजमेंट भी वही कह रही है जो आपने कह दिया, आप भी उनके साथ मिल गए। तो इन दैट केस सर, इंडिपेंडेंट होना इज वन ऑफ द प्राइम थिंग। एंड हमारे एथिक्स में जो मैंने कहा था ना, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज आप क्या करिएगा, परफॉर्म करिएगा, उनमें प्राइम एक्टिविटीज में आता ही क्या है, टू फाइंड योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, देन सर कोई ये सारी जस्ट खाना पूर्ति है कि आपको लोगों ने अपॉइंट करा, आपने भी वही कह दिया जो वो कहना चाहते थे, मैंने भी वही ओपिनियन बना के दे दी। सो प्राइम थिंग इज, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इज, एन ऑडिट इज एन, क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी सर? ऑफ क्या लिखा हुआ है? तुम्हें नहीं लग रहा कि मेरा स्कोप यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया? यस, क्योंकि मैं यहां पे ऑडिट वैसे कोई भी करो, किसी भी तरह के ऑडिट करो, बट आई एम हियर, सीए, आई एम हियर फॉर किसके लिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि मुझे पता है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से नेक्स्ट आगे क्या बनती है, और मैं एफएस के ऑडिट के लिए ही यहां पे आया। मुझे आपके ऑपरेशनल मैटर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, मतलब फाइनेंशियल डाटा से। मेरा कंसर्न जस्ट ये है कि इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या बनाई गई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई, मैंने इनका ऑडिट कर। क्लियर? आगे, ऑफ, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी सर, एनी एंटिटी, वेदर वर्ड इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, और वर्ड क्या लिखा हुआ है? लीगल फॉर्म। साइज मींस लार्ज स्केल की हो, स्मॉल स्केल की हो, मीडियम स्केल की हो, एमएसएमई हो, कोई भी, किसी भी कैटेगरी से। अच्छा, व्हाट डू यू मीन लीगल फॉर्म? एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, एओपी हो, किसी का भी सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ, और ऊपर से प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मतलब प्रॉफिट वाली हो या नॉन प्रॉफिट हो, हम इनसे मैच। So audit is an independent examination of the financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal. When? मोटिव क्या है? मोटिव क्या है, क्यों आपको बुलाया गया इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए? When such an examination is, क्या लिखा हुआ है, conducted with a view to express an, ताकि आप उसके ऊपर अपनी ओपिनियन क्या करें? प्रेस्क्राइब करें। दैट इज अवर प्राइम मोटिव। So basically, what is the definition as per the SA 200 or as per the ICI? Sir, audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion, that is all. ऐसे ही बार 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 आपसे पार्टिसिपेट करवाऊंगा, आपसे ही सुनूंगा। क्यों? एक चीज डे वन समझ लेना, जितना इसको सुनकर बाहर निकालोगे उतना इन टॉपिक्स में फ्लुएंट फाइल। बट अगर सिर्फ और सिर्फ सुनते जाओगे, उसको बोलने की कोशिश नहीं करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, सर ये सारा वाइप आउट, सारा वाइप आउट है। डे वन क्या, डे लास्ट में यही टर्मिनोलॉजी कहोगे, सर पूरा ऑडिट पढ़ लिया बट कॉन्फिडेंस फिर नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है? जस्ट आपने उसको सुने, आपने उसको इमेजिन नहीं करा, आपने उसको फील नहीं करा। मेन थिंग इज, जब भी टॉपिक पढ़ो जस्ट फील लाइक ऑडिटर, कि लेट इट बी मुझे अपॉइंट किया गया इन दैट सिचुएशन, तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको डील करेंगे। मेरी इंडिपेंडेंस पे अगर कोई सवाल आया तो मैं कैसे उसकी अप्रोच लेकर जाऊंगा, मेरे स्टैंडर्ड्स मुझे क्या कहते हैं। जितनी इमेजिनेशन लेकर चलोगे, पिक्चराइजेशन माइंड में लेकर चलोगे, कहीं तरह सब्जेक्ट जाने नहीं होगा, गारंटी है। पॉइंट ये है कि अपा ना डे वन से इसको मानते हैं कि थियरी है, एंड एक्चुअली दिस इज नॉट थियरी, ये प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी है। हाँ, वो बात अलग है कि आपने अभी तक ऑडिट कभी करे नहीं, करे होते ना, सिखाए होते, तो ये थिंग्स आपके लिए कुछ ना होती। ये उल्टा, पहले आप पेपर पास करेंगे, बाद में इंटर्नशिप में क्या करेंगे? ऑडिट्स कंडक्ट करेंगे।
अगर यही प्रैक्टिकल आपको ऑडिट्स 2-4 करवाए होते, इन सारी थिंग्स को यूज करते हुए विद द फ्लो रीड कर रहे होते खुद, हाँ सर ऐसा है वैसा है, ये अप्रोच ऐसे अप्रोच, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, ये सारे वर्ड्स कॉमन हो जाते हैं बिकॉज ये थिंग्स आपने पहले कभी करी। एंड लॉ से ये बिल्कुल क्या है, अलग है। हाँ रेलेवेंस मिलेगी, लॉ में कई पॉइंट्स की, अकाउंट्स में ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स की क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। आप तो कह के चले गए कि रिव्यू करना है, चेक करना है, चेक तो तब करोगे ना अगर तुम्हें इसकी क्या होगी, नॉलेज। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टैक्स का पॉइंट भी है, जीएसटी का पॉइंट भी है, कंपनी लॉ का पॉइंट भी है, अकाउंट्स भी है, इवन अगर कॉस्ट कैलकुलेट करी होगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, डिविडेंड डिसीजन बनाए होंगे तो एफएम भी है, एंड ओवरऑल आपने स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट भी, मतलब तेरे सारे इंटर के सब्जेक्ट, सारे इंटर के सब्जेक्ट आपको इस डिसिप्लिन में क्या आएंगे, काम आएंगे इस ऑडिट को कंडक्ट कर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज जस्ट अ थीम इंट्रो कि ऑडिटिंग का मतलब क्या है, ऑडिटिंग कैसे की जाती है या उसके प्रोसेस क्या है। अगर वो ये लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया, मैक्सिमम कंटेंट आपका इसी के बेसिस पे वर्ड टू वर्ड आगे चलने वाला है। क्लियर? सो बुक्स आपके पास हैं, डेली का डेली रिवाइज करना अपनी आदत बना लीजिए, चाहे बेशक 1 पेज पढ़ा, आधा पेज पढ़ा, जितना भी पॉसिबल हो पाया कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जब तुमने इसमें लैकिंग करनी शुरू कर दी कि बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं चैप्टर कंप्लीट हो जाए, नो नो नो, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी गलती यही होती है। तभी डे 1 समझा रहा हूं, अपनी आदत पक्की, सर आधा घंटा या 1 आवर घर पे जो भी जिस तरह का कंटेंट है स्पेंड करना ही करना, बिना कहे करना, दुनिया इधर की उधर, ऑडिट बढ़ना। एंड सेम एसएम, ये 2 टॉपिक्स हैं, थियरी हैं, जितनी बार रिवाइज अप करोगे, पिक्चराइजेशन करोगे, उतना ये फ्लो के साथ आपके चलते रहेंगे। बाकी काम मेरा, सुनना काम मेरा, आपसे पार्टिसिपेट करवाना मेरा, कंसेप्ट करवाना मेरा, पॉइंट सब कुछ मेरे पॉइंट पे है, जस्ट रिवीजन आप लोगों के लिए डेली पॉइंट से होनी चाहिए। एम आई क्लियर? चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।